तो बेटा आपकी ये प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं आज, प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम है ऑफ वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 है और बी का मैग्नीट्यूड है 3। अब ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है बेटा। देन फाइंड ए क्रॉस, फिर ए क्रॉस फिर ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी करके जो आएगा उसको दोबारा ए के साथ क्रॉस जो आएगा उसको फिर ए के साथ क्रॉस जो आएगा फिर उसका ए के साथ क्रॉस। ये तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, बहुत आसान है। दो ऐसे वेक्टर माने जिनके मैग्नीट्यूड 2 हो और 3 हो और वो आपस में परपेंडिकुलर भी हो, तो बहुत आसान है। ए को पता है क्या मान लो 2i, बी को मान लो परपेंडिकुलर है ना तो 3j, बस वैल्यू भर दो बेटा। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, सोच, ए क्रॉस बी 2 इंटू 3 6, आई क्रॉस जे कितना आता है के। अब इसकी वैल्यू भर दो बेटा ऊपर यहाँ पे, चलो बस आंसर आ जाएगा। तो मैं कह तो रहा हूँ शुरू के तुम ये थोड़े 30-40 क्वेश्चन घर से करके चले जाओगे ना, जाके देखना तुम्हारे सारे मेन में क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे बेटा वेक्टर वाले। ये छोटे छोटे आते हैं, ये लो। अब लोग पता नहीं इसको क्या क्या ट्राई करते रहते हैं, इसके अंदर कुछ ना करना। दो ऐसे वेक्टर मान लो आपस में परपेंडिकुलर भी हो, अब आप जानते हो आई और जे जो होते हैं, आई एक्स एक्सिस के साथ होता है, जे वाई एक्सिस के साथ होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आई एक्स एक्सिस के साथ होता है बेटा, जे वाई एक्सिस के साथ होता है, के जेड एक्सिस के साथ होता है बेटा। नेक्स्ट लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा रहा हूं, 20 तक सारे करा देता हूं बेटा। सेकंड है, A is a unit vector perpendicular to unit vector B and C। मतलब A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड, तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ, A परपेंडिकुलर है B पर, A परपेंडिकुलर है C पर। कह रहा है A is a unit vector perpendicular to unit vector B and C and if angle between B and C is alpha। हाँ, B और C में जो एंगल है ना बेटा, B और C के अंदर जो एंगल है, ये लो, वेक्टर बी और वेक्टर सी में जो एंगल है वो अल्फा दे रखा है, जो एंगल अल्फा दे रखा है। कहते हैं ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए सी पर भी है, बी और सी में एंगल अल्फा दे रखा है। देन वैल्यू बताओ बेटा बी क्रॉस सी की। कह रहे बी क्रॉस सी कितना आएगा, ये बताना बेटा। ऑप्शन है नंबर 1 cos अल्फा इंटू में वेक्टर ए, बी ऑप्शन है cosecant अल्फा इंटू में वेक्टर ए, सी ऑप्शन है sin अल्फा इंटू में वेक्टर ए, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर। अब आप जानते हो दो वेक्टरों की कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आप, जैसे आपने एक वेक्टर बी ले लिया, एक वेक्टर सी ले लिया, तो आप दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर जो आता है उसका वो उन दोनों पे परपेंडिकुलर आता है ना, ए पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये लो, तो बी क्रॉस सी जो आती है
वो दोनों पे परपेंडिकुलर होती है ना। और आप जानते भी हो उसका जो बी क्रॉस सी होता है राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन दी जाती है। भाई बी क्रॉस सी क्या होती है? बी क्रॉस सी आप जानते हो, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर बी पे भी होती है, और बी क्रॉस सी आप जानते हो सी पे भी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि बी क्रॉस सी उस प्लेन में लाइज करती है, बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन perpendicular to plane of वेक्टर बी एंड सी। अब जिस प्लेन में वेक्टर बी और सी पड़े हैं, आप जानते ही हो दो वेक्टरों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उनके परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। तो वहां पे यही तो कह रहा है ए बी पे भी है, ए सी पर भी है। इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया? पैरेलल हो गया बी क्रॉस सी के। नेचुरली पैरेलल होगा बेटा, बी क्रॉस सी के पैरेलल, तो बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। ये लो, तो हमको ये दे रखा है ना बेटा, ए परपेंडिकुलर है बी पर, ए परपेंडिकुलर है सी पर, तो देयरफॉर ए पैरेलल हो गया बी क्रॉस सी। यदि ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है तो सम टाइम्स होगा, वो ये लाइक है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, अनलाइक है तो लैम्डा नेगेटिव। हमें लाइक अनलाइक कुछ करना ही नहीं, हमें तो बी और सी में एंगल दे रखा है अल्फा, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना बेटा, टेकिंग मैग्नीट्यूड इन बोथ साइड। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लोगे आप, यहाँ आ जाएगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी सी साइन अल्फा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया। अब ए बी सी सारे 1 1 दे रखे हैं, सबका मैग्नीट्यूड 1 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 साइन अल्फा, फिर आ गया लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू में 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस साइन अल्फा, ये आ गई बेटा। अब इसको वापिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिलअप कर दो, ये लो फ्रॉम फर्स्ट लेना बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट बी क्रॉस सी कितना आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू साइन अल्फा इंटू में क्या प्लस भी हो सकती है माइनस भी, तो दोनों आंसर ठीक है बेटा। अब जो ठीक है, जो ऑप्शन में मैच कर रहा है वो ठीक माना जाएगा। ऑप्शन में आपका है बेटा सी है, वैसे तो दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि मोड है बेटा वहां पे, बस तो मोड है बेटा वहां पे। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आंसर इसका? तो कौन से वाले ऑप्शन ठीक होगी? ऑप्शन ठीक होगी सी के। थोड़ा बेटा रीड करो इसको सारा क्वेश्चन, देखो बेटा कितने अच्छे क्वेश्चन है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेटा, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कभी परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर का है तो बेस्ट तरीका है आप आई जे के मान लिया करो बेटा। करो बेटा, इसको रीड करो। देख लो बेटा, इसको एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 लो। थर्ड बेटा,
ABC 3 यूनिट वेक्टर है, कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों का 1 दे रखा है। इफ ABC 3 यूनिट वेक्टर है एंड ये दे दिया साथ में 3A प्लस 4B प्लस 5C इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, देन which of the following इनमें से कौन सा ट्रू है बेटा? which of the following is true, इनमें से कौन सी बात ट्रू है बेटा, ये बतानी है। फर्स्ट है ए पैरेलल है बी के, सेकंड है ए परपेंडिकुलर है बी के, थर्ड है नाइदर ए पैरेलल टू नाइदर ए पैरेलल बी नॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। ऐसे आते बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये सारे सही बताओ ना तो मैथ के क्वेश्चन नहीं है बेटा, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है ये सारे। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम तो है, ये फिजिक्स में होते हैं बेटा। अब ए बी सी के मैग्नीट्यूड 1 है, 3A 4B 5C 0 है, देन विच ऑफ टू, मतलब तुम्हें ए और बी में रिलेशन निकालनी है ओवरऑल। तो ए और बी को एक तरफ छोड़ो बेटा, जब ए और बी में रिलेशन है तो 3A प्लस 4B को एक तरफ छोड़ दो। क्या क्यों ए और बी को छोड़ा मैंने एक तरफ? क्योंकि आपको संबंध तो ए और बी में निकालना। अब आप कुछ ऐसा करोगे ए और बी में रिलेशन है, एंगल आए उसके लिए, कैसे एंगल तभी आएगा टेकिंग मैग्नीट्यूड इन बोथ साइड, या मैग्नीट्यूड ले लो बेटा 3A और स्केयरिंग भी कर दो बेटा, यहाँ आ जाएगा 25 मॉड सी का स्केयर आएगा। अब आपको बता रखा है ए प्लस बी का मोड कैसे खोलते हैं आप, कैसे खोलते हैं आप? 3A के मोड का स्केयर 4B के मोड का स्केयर 2 टाइम्स उनकी डॉट प्रोडक्ट, 3A डॉट 4B 25 मॉड सी का स्केयर आ गया। अब 3A का मोड कितना होगा? 9 टाइम्स ए के मोड का स्केयर 16 टाइम्स बी के मोड का स्केयर, यह आ गया 24 टाइम्स ए डॉट बी 25 टाइम्स सी के मोड का स्केयर, यह आ गया। अब 9 टाइम्स ए के मोड का स्केयर, ए का मोड तो 1 है, 9 इंटू 1 16 इंटू 1, फिर 24 इंटू ए डॉट बी और 25 इंटू में 1, ये आ गया। 25 से 25 कट गया, ए डॉट बी 0 आ गया। अब दो वेक्टर की डॉट 0, या तो वो आपस में 0 होते हैं, 0 तो है नहीं क्योंकि ऊपर मना कर रखा है ए का मैग्नीट्यूड तो और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 0 तो वेक्टर हो ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब, तीसरा कारण क्या हो गया? ए परपेंडिकुलर हो गया बी पर, तो ऑप्शन कौन सी ठीक आ गई? बी ऑप्शन ठीक होगी बेटा। तो पढ़ो बेटा, इसको रीड करो, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है बेटा, ऐसे ही आते बेटा, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, सारी फिजिक्स की क्वेश्चन है, मैथ का एक भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ एक्स बताओ फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच एंगल बिटवीन वेक्टर ए 2x स्क्वायर आई 4xj
प्लस के 7i माइनस 2j एक्स के। कह रहे दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, इज ऑब्ट्यूज है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। इन दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल है ना बेटा, वो तो एक तो ऑब्ट्यूज है, इस क्या है ऑब्ट्यूज है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड जेड एक्सिस इज acute है and less than 30 डिग्री है। देन x की वैल्यू बतानी बेटा, x क्या 0 और 1/2 के बीच में है, क्या x 1/2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, क्या x 15 से कम है, 1/2 से बड़ा है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो x, या x की कोई वैल्यू नहीं है बेटा। ये चार ऑप्शन है बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, जो लिख रखा है वो लिख दे। क्या लिख रखा है, ए और बी में एंगल है ऑब्ट्यूज। एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा है। अब 90 से बड़ा एंगल है तो इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी नेचुरली, कोई कॉस थीटा होती है, तो इसका मतलब ए डॉट बी करूंगा 0 से छोटा है बस। अब आ जाओ उसके बाद, कह रहे बी और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 30 से छोटा है। अब बी और जेड एक्सिस में एंगल 30 से भी छोटा है, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के भाई, ए एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की जेड एक्सिस, ये रहा। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। तो बी और जेड एक्सिस में एंगल 30 से कम है, तो कोस कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर में एंगल कैसे निकालते हैं, बी डॉट के बाई में बी का मैग्नीट्यूड, बाई दो वेक्टर में एंगल ऐसे तो निकालते हैं, ये cos 30 डिग्री प्लस देन है, तो cos 30 से छोटा कहते हैं इसको बस। ये करो बी और के में एंगल cos 30 से कम है बस, तो यहां से इनको दोनों को यूज कर दें। बी डॉट के करियो, बी तो ये रहा ऊपर, कितना आ गया 0 माइनस 0 प्लस में एक्स, एक्स आ गया, ये रहा एक्स, ये आ गया एक्स। वो इतना बी डॉट के तो 0 0 एक्स आ गया, बी का मैग्नीट्यूड 1 ना, बी का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 49 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, के का मैग्नीट्यूड 1 लेस देन √3/2, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो क्या आ गया 2x लेस देन आ गया √3 टाइम्स अंडर रूट 53 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एक ए डॉट बी करना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ रही है, 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में x लेस देन 0, तो 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0, 7x कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि x इंटू में x माइनस 1/2 लेस देन 0, यार तो इसको सोल्व करना बेटा, x क्या लिखोगे, x 0 और अल्फा के बीच में आएगा, 1/2 के बीच में आएगा। एक तो ये आगे इसको नंबर 1 मान लो, एक यहां से नंबर 2 मान लो बेटा, यहां से x निकाल लो, बस आंसर हो जाएगा। ये आपका आईआईटी में भी आया हुआ बेटा ये क्वेश्चन इस टाइप का, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन।
क्या है ऐसे कुछ देख लो, कुछ क्वेश्चन में है, कितना आसान है। तुम्हें बेटा थोड़ी सी भी फिजिक्स आती है ना तो वेक्टर बहुत आसान लगेगा, और यदि वेक्टर आता है तो फिजिक्स आसान लगेगी बेटा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नोट, फिफ्थ है एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी पे है, बी सी पे है, सी ए पे है, ये दे रखा है, और इन सब का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, इन सब के मैग्नीट्यूड भी सेम है। इफ वेक्टर एक्स सेटिस्फाई, वेक्टर एक्स है, इफ वेक्टर एक्स सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई इक्वेशन क्या है, ए क्रॉस एक्स माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस एक्स माइनस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस एक्स माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 है। कह रहे ये सारा जीरो दे रखा है बेटा, बाकी जीरो वेक्टर है बेटा, सारा ये जीरो वेक्टर है। देन वेक्टर एक्स की वैल्यू बताओ बेटा, एक नॉर्मल बच्चा पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाता है बेटा इसके अंदर, एक नॉर्मल स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाता है, बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन की तरह है। ए बी पे, बी सी पे, सी ए पे परपेंडिकुलर है। अब आप जानते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती हैं, वो भी तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, और उनके भी मैग्नीट्यूड वन ही तो होते हैं बेटा, ये लो, उन सबका मैग्नीट्यूड सेम ही तो होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कह रहे ए बी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे, सी ए पे है, तो इसलिए मैं अभी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी को मैं क्या मान सकता हूँ, ए को मान लो आई प्लस बी को। अब आपको मैंने आज नई ट्रिक करा दी है, आई जे के मान के क्वेश्चन कर दिया करो, आंसर आ जाएगा, वहां भर दो बेटा बस। अब लेना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स टाइम ए क्रॉस क्या लिखोगे, आई क्रॉस एक्स माइनस जे क्रॉस आई, ऐसे ऐसे करके लिखोगे सारा, ये बहुत आसान है, एक्स माइनस आई क्रॉस एक्स माइनस जे क्रॉस आई। तो इसके ऊपर वो फार्मूला लगाओ बेटा, कौन से वाला कल जो कराया था, 132 माइनस 123 का 132 माइनस 123 वाला फार्मूला लगा दो, 132 माइनस 123 ये वाला फार्मूला लगाओ 3 बार, बस 3 बार ये वाला फार्मूला लगा दो, और कुछ नहीं करना। तो ये पता क्या आएगा, कर लेना अपने आप, ये आएगा 3x वेक्टर माइनस में आई माइनस जे माइनस के इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना, यही आएगा जो मैंने लिखा है, इसको कर लेना बेटा अपने आप। कैसे, अंदर या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लियो, तो या तो अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा ले, या 132 माइनस फार्मूला, ये आ जाएगा सारा, इसको उधर ले जा, तो वेक्टर 2x कितना आ गया, आई प्लस जे प्लस के आ गया, बाय में 2 आ गया बेटा,
यानी कि ये क्या आ गया एक तरह से a प्लस बी प्लस सी बाय में 2, ये आंसर आ गया। अब आप पढ़ के देखो बेटा, ऑप्शन ये दे रखी है, कह रहे क्या वेक्टर एक्स, कह रहे क्या वेक्टर एक्स, क्या वेक्टर एक्स क्या है हमारे पास, नंबर 1 ए बी सी बाय 2 है। क्या वेक्टर एक्स 2a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है। क्या वेक्टर एक्स ए बी सी बाई 3 है। क्या वेक्टर एक्स a प्लस बी माइनस 2c बाई 2 है। ये बताओ, ये चेक करना, कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब एक नॉर्मल बच्चा पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना बेटा। अधिकतर आपके क्वेश्चनों में यही परपेंडिकुलर दे रखे होते हैं, जो आई जे के होते हैं ना बेटा, वो परपेंडिकुलर होते हैं। 11th के अंदर फर्स्ट डे की बात है फिजिक्स की, और आई जे के मैग्नीट्यूड भी 1 होते हैं, तो इस चीज का बेनिफिट उठाओ बस। करो बेटा, रीड करो। लो क्वेश्चन नंबर 6 लो। कह रहा है ए यूनिट वेक्टर, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये भी फिजिक्स क्या है, ये भी फिजिक्स क्या है। ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट t is equal to 2 ऑन द कर्व। और तुम कहोगे कर्व कैसे दे दी, ये पैरामीट्रिक कर्व है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। लेकिन तुम कहोगे तो जेड भी है, और बेटा पैरामीट्रिक कर्व है 3D की कर्व की, जो कर्व 3D में होती है ना, कॉन सिलेंडर क्यूब क्यूबाइड, ये उस टाइप की जो कर्व है, ये सारी 3D की कर्व होती हैं। सिलेंडर 3D में बनता है, कॉन 3D में बनती है, तो ये 3D की पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, याद करो, जब हम एक्स और वाई को किसी नए वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ तो ये एक्स वाई जेड तीनों टी में रिप्रेजेंट है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है ऑफ कर्व की है बेटा, ऑफ कर्व इन 3D। कह रहे यूनिट वेक्टर एट t is equal to 2 on the curve this, the curve this is, ये बताना बेटा। ऑप्शन है i प्लस जे प्लस के बाय में √3, 2i प्लस 2j प्लस के बाय 3, 2i प्लस जे प्लस के बाय √6 एंड नन ऑफ दीज, ये बताना। तो आपको मैं पहले तो मैं फिजिक्स की बात बताऊं, आपके फिजिक्स में ना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके फिजिक्स में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये कोई कर्व है बेटा, ये उसकी 3D में पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये लो, ये ऐसे कोई कर्व दे रखी है बेटा, ये कोई कर्व है, ये कर्व है कोई। अभी कर्व किसके अंदर होती है, यूं होती है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी कोई कर्व है। अब ये उस कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये उसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट है पी, एक्स वाई जेड ऐसे पैरामीट्रिक पॉइंट है बेटा उसके ऊपर। अब कह रहे हैं उसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, उसके कहते हैं किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, तो क्या कह रहा है उस टेंजेंट की, कह रहे उसके हमने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया बेटा। कह रहे उसके हमने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया,
उस पॉइंट पी पे टेंजेंट कितना है, पैरामीटर की वैल्यू 2 है बेटा ये। तो जैसे आप फिजिक्स में करते हैं ना बेटा, आप किसी भी कर्व का डेरिवेटिव कर देते हो फिजिक्स में, मैथ में नहीं, मैं मैथ में नहीं कहता, मैथ की तो बात ही नहीं है इसमें। आप फिजिक्स में किसी कर्व का डेरिवेटिव जब किसी पॉइंट पे करते हो ना, जाके देखना वहां पे जो यूनिट वेक्टर आता है ना, टेंजेंट यूनिट वेक्टर आता है, वो निकल जाता है। ये फिजिक्स की बात है बेटा। तो पहले तो आप कर्व बनाओ, कर्व क्या बनाओगे, जो पोजीशन वेक्टर बनाओगे पी का, पोजीशन वेक्टर पी बनाना, पी का जो पोजीशन वेक्टर बनाओगे ये क्या बनेगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये आपके पता है कि कभी भी कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट के साथ आप आई जे के लगा दोगे तो वो पोजीशन वेक्टर बन गया बेटा, ये वेक्टर आर बन गया, आर बन गया बेटा आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2i एंड 40 minus 5 into a j and 2t square minus 60 into a k। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना डी आर बाई डी टी, ये पता क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आज इसका डेरिवेटिव करोगे डी आर बाई डी टी, यदि आप इसका डेरिवेटिव कर देते हो और उसका डेरिवेटिव करके आप उसका मोड ले लेते हो बेटा ये, और टी की जगह 2 भर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। तो करना इसका डेरिवेटिव। अब फिजिक्स में आप डेरिवेटिव कैसे करते हो, एक एक पार्ट का करते हो बेटा, डी आर बाई डी टी एक एक पार्ट का करना, टी स्क्वायर का 2t आई पड़ा रहने दो बेटा, 4t का 4 जे को पड़ा रहने दो, 12t 2t स्क्वायर का 4t माइनस 6 के को पड़ा रहने दो बेटा। अब पुट कर दो बेटा इसके अंदर, पुट t की वैल्यू भर दो बेटा, t की जगह क्या भर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा 4i प्लस 4j प्लस में 2k, ये आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास आ गया। अब इसने क्या पूछा बेटा, हमारे से क्या पूछा, कह रहा है यूनिट वेक्टर, कह रहा है यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर बताओगे तो कितना आ जाएगा इसके अलावा, ये तो वेक्टर आ गया, और यूनिट वेक्टर लेना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो कितना आएगा, 16 और 16 32 और 4 36 6। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ये तो टेंजेंट वेक्टर आ गया ना बेटा, 1 तो है नहीं इसकी लेंथ, ये टेन वेक्टर आ गया टी। अब आज यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बेटा यूनिट वेक्टर, तो 4i 4j 2k बाय इसका मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, बाय मैग्नीट्यूड इसका, किसी वेक्टर के नीचे उसका मैग्नीट्यूड हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 4i 4j प्लस 2k ये रहा, डिवाइड बाय 6 आ गया, तो आंसर आ गया 2/3i 2/3j 1/3k, ये आंसर आ गया। 7th इजी अपने आप करना, 8th करा रहा हूं, तेरा वेक्टर ये दे दिया 6i माइनस 3j, वेक्टर बी दे दिया 2i माइनस 6j, और वेक्टर सी दे दिया माइनस 2i 21j, ये दे दिया,
और वेक्टर अल्फा दे दिया a प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर अल्फा दे दिया। देन कहते हैं इसको रिजोल्व करके दिखाओ। देन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अल्फा इन टू कंपोनेंट्स, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ के दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए एंड बी। ऑप्शन है 3a माइनस 2b, वेक्टर बी है 2a माइनस 3b, सी पार्ट है 3b माइनस 2a, डी पार्ट है इसका नन ऑफ दी। अब आप फिजिक्स में करते हो रिजोल्व करना, आप फिजिक्स में नहीं करते जैसे आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वेक्टर ये एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक वेक्टर आपके पास ये वेक्टर आर है, तो इधर वेक्टर आर का कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस अल्फा होता है, फिजिक्स में नहीं करते। और यहाँ पे क्या होता है आर साइन अल्फा होता है, फिजिक्स में करते हो ऐसे रिजोल्व पार्ट। कुछ नहीं बेटा, रिजोल्व पार्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि तेरा एक्स एक्सिस की तरफ जैसे कोई फोर्स लगाई, वो फोर्स उस बॉडी को दो डायरेक्शन में मूव करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यू तिरछा मूव करिए तो दो तरह के मोशन आते हैं। तो आर कोस अल्फा का काम होता है एक्स पे परे कितना हटाया, आर साइन को वाई पे कितना परे हटा। तो ये दे रखा है गिवन दैट 3 वेक्टर एबीसी दे दिए, अल्फा एबीसी का सम है, देन रिजोल्यूशन कर दो वेक्टर अल्फा की ए और बी के नाम। तो अल्फा की रिजोल्यूशन कैसे लिखते हैं वेक्टर ए के साथ, रिजोल्यूशन का मतलब होता है उसके टुकड़े बना दो। तो क्या लिखो एक्स से वाई बी। अब आप ये कहोगे कि सर वो आर कोस अल्फा आर साइन अल्फा क्यों नहीं लिखा, बेटा वो तो परपेंडिकुलर के लिए होता है, ये तो आपको सिर्फ ये दे रखा है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है। तो आर को ए और बी के अंदर रिजोल्व पार्ट बनाने हैं, रिजोल्व पार्ट ये बनेंगे एक्स टाइम्स ए वाई टाइम्स बी, यही कह रहे हैं। अच्छा उधर से क्या दे दिया बेटा इसने, अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा है ए बी सी दे दिया, अल्फा ए बी सी का सम, इनका सम करना 6i 2i 8i माइनस 2i, तो 6i आ गया, ए बी सी का सम करोगे 12j आ गया, के है ही नहीं ये रहा। अब इसकी वैल्यू यहां भर लो बेटा 6i 12j, फिर x टाइम वेक्टर ए, x टाइम ए आ गया 6i माइनस 3j प्लस y टाइम बी आ गया 2i माइनस 6j आ गया। अब यहाँ कंपेयरिंग कर लो बेटा, यहाँ कंपेयरिंग करके क्या करोगे, कंपेयरिंग करके यहाँ से x निकाल लो और y निकाल लो, उल्टा भर दो, आंसर आ गया, कोई यहाँ भर देना, आंसर आ गया। करो बेटा रीड करो इसको। 9th क्वेश्चन for the 4 points P, Q, R, S, P, Q, R and S, ये देख कह रहा वेक्टर P, Q क्रॉस R, S माइनस Q, R क्रॉस P, S प्लस
आरपी क्रॉस क्यू एस, कह रहे सारे का मैग्नीट्यूड कह रहे 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल लेनी, कौन सी लू, कह रहे पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, तो कह रहा है ये जो मैग्नीट्यूड है पी क्यू क्रॉस आर एस क्यू आर पी एस आर पी क्यू एस, ये 4 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, क्या पी क्यू आर का 4 टाइम्स है, क्या ये क्यू आर एस का 4 टाइम्स है, क्या ये पी आर एस का 4 टाइम्स है, क्या ये पी क्यू एस क्या है, ये पूछ रहा हूं। अब याद करो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिखते हो, एरिया जैसे मान लो ये, पहले तो मैंने ये मान लिया लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया स्मॉल पी, ऐसे क्यू का मान लिया स्मॉल क्यू, आर का मान लिया स्मॉल आर, एस का मान लिया स्मॉल एस, ये मान लिया, ये 4 पॉइंटों की हमने पी भी मान ली बेटा, इनकी वैल्यू भरना, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्यू माइनस पी की क्रॉस आर एस के साथ, तो एस माइनस आर माइनस फिर क्यू आर, आर माइनस क्यू क्रॉस पी एस, एस माइनस पी आर पी, पी माइनस आर क्यू एस, एस माइनस क्यू, वो आपने कुछ नहीं करना, इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के खोल दो इनको, बस इन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता है आपको, यह आ जाएगा क्यू क्रॉस एस, ऐसे आ जाएगा क्यू क्रॉस एस माइनस क्यू क्रॉस आर माइनस पी क्रॉस एस प्लस पी क्रॉस आर, ऐसे ऐसे करके ना बेटा, ये ऐसी ऐसी 12 वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ऐसी 12 वैल्यू आ जाएगी, सारी कट पिट जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर, इसको कैलकुलेशन कर लेना, फाइनली आपके पास ये आ रहा है बेटा 2 टाइम्स आर क्रॉस क्यू एस क्रॉस आर और क्यू क्रॉस एस, ये आ जाएगा बेटा, बीच की कैलकुलेशन कर लेना, आपका टाइम ज्यादा ना लगे, मैं इसलिए छुड़वा देता हूँ, ये आ गया। अब आप वैसे एक बार क्यू आर की क्रॉस क्यू एस के साथ करके देखो कितनी आ रही है, क्यू आर कितना आएगा, आर माइनस क्यू की क्रॉस एस माइनस क्यू के साथ करना, कितनी आ रही है ये, आर क्रॉस एस, आर क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस एस और क्यू क्रॉस क्यू जीरो, ये कितनी बन गई, आर क्रॉस एस क्यू क्रॉस आर एस क्रॉस क्यू, ये बन गई, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वही चीज तो आ गई, ये चीज क्या आ गई 4 टाइम्स 1/2, ये आपके पास कितना आ गया, क्यू आर क्रॉस क्यू एस आ गई, ये लो, ये लो। अब आप याद करो, यदि आप रेगुलर के अंदर जैसे आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, मान लो ये 3 पॉइंट है पी क्यू आर एस है, तो ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिखते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीईआरटी में क्यू आर एस का एरिया क्या लिखते हो, 2 वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखते, जैसे क्यू एस
क्रॉस क्यू आर सारे का मैग्नीट्यूड और सारे के बार 1/2 वही तो लिखते हो। ये वही तो आ गया, ये वही तो आई पड़ी है चीज। तो ये क्या आ गया इसका 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन मानता हूं मैं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप सोचना ये वाली बात कि क्यू क्रॉस आर और आर क्रॉस क्यू एस क्रॉस आर, अपने आप सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो बेटा इसको, देख लो बेटा इसको। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, बाकी कल करेंगे। एक और कराऊंगा। ये मानता हूं मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से मुश्किल है, पर समझ आ गया होगा क्योंकि एनसीईआरटी की बात यूज हो रही है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एनी टू साइडों की कॉरेस्पोंडेंट का मैग्नीट्यूड। लो बेटा 10th और ले लो। 10th है, कह रहा समेशन ए आई, वेक्टर है ए आई, इनका जोड़ 0 है। आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n तक, और कह रहा है इन सभी वेक्टरों का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है फॉर ऑल आई, सभी आई के लिए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ डबल समेशन ए आई डॉट ए जे, कब, जब आई जे से कम हो, लेस देन इक्वल टू एन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ये हो। ये कुछ नहीं है, ये पता क्या कह रहा है तुम्हें, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना पता आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंडायरेक्ट वे से, ये कह रहा है वेक्टर a1 प्लस a2 प्लस an तक वेक्टर, इन सभी का जोड़ 0 वेक्टर है, ये दे रखा है, ये कहना चाहता है। और इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है, a1 का मैग्नीट्यूड, a2 का मैग्नीट्यूड, a3 का मैग्नीट्यूड, ऐसे सारे 1 दे रखे हैं। और पता है क्या पता लगाने के लिए, इसका मतलब पता क्या, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है a1 की डॉट a2 के साथ ये निकालो, फिर a1 की डॉट a3 के साथ ऐसे ऐसे, फिर a2 की डॉट a3 के साथ, a3 की डॉट a4 के साथ, ये सारा फाइंड आउट करके दिखाओ, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या चीज है। यदि आप 3 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ये लो ए बी सी की डॉट, यदि आप ए बी सी के साथ लेते हो तो क्या आती है, तो सोच के देखो। ए बी सी की डॉट ए बी सी के साथ क्या आती है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स यही तो आएगी ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, यही तो आती है। इसी की हेल्प ले लो बेटा, इसी की हेल्प लो बेटा। कैसे, आप क्या करो, a1 वेक्टर, a2, a3 और an वेक्टर, इनकी डॉट इन्हीं के साथ ले लो ना, a1 a2 a3 an, इनकी डॉट इन्हीं के साथ ले लो बेटा। इनकी डॉट इनके साथ लोगे तो क्या आएगा, सोच के देखो। a1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
और लास्ट में कहां तक आएगा सोचो, ए एन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ब्रैकेट में वही चीज तो आएगी 2 टाइम्स A1 A2 की डॉट A2 A3, यही तो आएगी जो हमें चाहिए, ये यही तो चाहिए। अब इन सब का सम 0 है तो आ गया 0 डॉट 0, और ये सारे इन सब का मैग्नीट्यूड 1 1 है, एन टाइम 1 1 आ गया 2 टाइम्स वही रिक्वायर्ड सम जो हमें चाहिए ऊपर, रिक्वायर्ड सम इसको उधर ले जाओ तो -n/2 ये आ गया। इसी का तो नाम होता है डबल समेशन ai डॉट aj, i j से कम है n से छोटा, इसी को तो डबल समेशन बोलते हैं। ये आंसर आ गया। अब है ये आसान पर थोड़ा डिफरेंस है, है